मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं प्रियांश एबीसी। आज हम करेंगे बेल्ट फ्रिक्शंस। बेल्ट फ्रिक्शंस में क्या है, हमारे पास दो पुली होती हैं जिनके ऊपर की बेल्ट पास हो रही होती है। इसमें एक ड्राइवर पुली होती है, एक ड्रिवन पुली होती है। ड्राइवर पुली वो पुली होती हैं जिसमें कि पावर होती हैं और जो कि इस बेल्ट को मूव करवाने में मदद करती हैं और जिसकी वजह से हमारी ड्रिवन पुली भी मूव करती है। तो क्या होता है, इस ड्राइवर पुली इस बेल्ट में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक स्लैक साइड होती है, एक टाइट साइड होती है। टाइट साइड बेसिकली क्या होती हैं, जब ये ड्राइवर पुली मूव करती हैं तो ये अपने साथ इस बेल्ट को मूव करवाती हैं, जिस कारण कि यहाँ पे टेंशन फोर्स ज़्यादा रहती हैं और ये वाली साइड टाइट ज़्यादा रहती हैं और यहाँ पर आते ही इस बेल्ट को मूव कर देती हैं, फ्री कर देती हैं। तो इस साइड को बोला जाता है स्लैक साइड। तो इसका डेरिवेशंस को करने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस है वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है T1, T2 है, म्यू है, थीटा है। T1 क्या है? T1 है टेंशन इन टाइट साइड, टेंशन इन टाइट साइड। T2 है टेंशन इन स्लैक साइड। And mu is the coefficient of friction. Of contact in radian। अब ये जो दो पुली हैं, ये दोनों पुली अगर स्मूथ हैं तो इन दोनों पुली के साइड में, यानी कि इस वाली साइड और इस वाली साइड में कोई भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होएंगी, जिस कारण कि कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होएंगी। लेकिन अगर ये दोनों पुली रफ हैं तो ये इजीली पावर को ट्रांसफ़र कर पाएगी, क्योंकि इन दोनों में जो टॉर्क प्रोड्यूस होएगी वो यूनिफॉर्मली वेरिंग होगी। तो फिर इसके जो टेंशन है, इसका टेंशन हमें एक रेशो देता है जो कि T1/T2 = E⁻μ थीटा के बराबर होता है। इस पूरी एंटायर डेरिवेशन में हमें यही प्रूव करना है, T1/T2 = E⁻μ थीटा। मैं इस बी पुली को ले लेता हूं और इस बी पुली में लगने वाली सारी फोर्सेस की स्टडी करते हैं। ये मेरी बी पुली है। इस बी पुली में क्या होता है, मेरे पास तीन कॉन्टैक्ट्स हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन तीनों कॉन्टैक्ट्स के ऊपर कोई ना कोई एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो मैं इस सेंटर की तरफ शो कर देता हूँ और इस वाले साइड भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी R। दरअसल ये क्या है, मेरा जो ये पुली है ये इस तरह से है और इसके ऊपर मेरी बेल्ट इस तरह से लगी है। तो इसके ऊपर जो लोड लगेगा वो कुछ इस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से लगेगा, थोड़ा ऐसा ही इस तरह से लगेगा। तो मैं इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मान के चलता हूँ R, और इस R से मैं इस पूरी सरफेस पे लगने वाली फोर्सेस की स्टडी करते हैं। तो क्या होता है, अगर ये पुली इस साइड को मूव कर रही है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आ गई इसके अपोजिट में, जो कि F = μR के बराबर होता है। अब क्योंकि ये पुली इस तरह से मूव कर रही हैं तो इस वाले पॉइंट तक आते तो मतलब कि इस पे टेंशन थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ये इस वाले सेक्शंस में आ जाती हैं तो इसको इतने से सेक्शंस में मूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, इस वाले पॉइंट तक जो टेंशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पे जो टेंशन है वो थोड़ा कम रहता है। इसलिए मैं मान लेता हूँ कि जो अपर साइड में टेंशन है वो मेरा T है और जो इस वाली साइड में टेंशन लगा वो मेरा T+Δt है। अब क्या है, मैं इस पूरे सेक्शंस को स्टडी करने के लिए एक स्मॉल सेक्शंस यहाँ पे कट कर देता हूँ M और N, जिसका कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, δθ है, और E और F जो कि मेरी नॉर्मल रिएक्शंस हैं उनका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो थीटा है। तो अगर मेरा M और N सेक्शंस का एंगल
डेल थीटा है तो इसका हाफ एंगल यानी कि इतना सा एंगल क्या हो गया, डेल थीटा बाय 2 हो गया। उसी तरह से इसका एंगल भी क्या हो गया, डेल थीटा बाय 2 हो गया। तो जब मैं इस वाले लाइन के ऊपर ये नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ तो इसका एंगल भी कितना हो जाता है, डेल थीटा बाय 2 हो जाता है। उसी तरह से ये मेरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ इधर भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये डेल थीटा बाय 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी डेल थीटा बाय 2 ही है। तो इस वाले रेशो को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी फोर्सेस हैं एंटायर फोर्सेस को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देता हूँ और उनकी स्टडी करते हैं। अब क्या होता है, मैं सभी फोर्सेस को जो कि एंगल्स पे लग रही हैं उनको रिजॉल्व कर देता हूँ उनके कंपोनेंट्स में, और समेशंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड वर्टिकल फोर्सेस को 0 पुट कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही फोर्सेस ऐसी हैं जो कि एंगल पे लग रही हैं। एक टेंशन फोर्स इधर लग रही है, डेल थीटा बाय 2 एंगल के साथ लग रही हैं। उसी तरह से टी प्लस डेल टी टेंशन फोर्स इस साइड लग रही हैं, टाइट साइड लग रही हैं, जो कि डेल थीटा बाय 2 एंगल पे लग रही हैं। तो फिर क्या होता है, इन दोनों फोर्सेस को जब मैं रिजॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये आता है। अब मैंने क्या किया, टोटल फोर्सेस अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 पुट किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में अगर देखें तो इन 2 फोर्सेस के कंपोनेंट हैं, और तीसरा मेरे पास एक ये नॉर्मल रिएक्शंस आर है, क्योंकि बाकी तो सारी वर्टिकल एंगल और इंक्लाइन पे ही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आर इज़ इक्वल्स टू, ये दोनों एक ही साइड हैं तो इसका टी साइन ऑफ डेल थीटा बाय 2 प्लस इसका टी प्लस डेल टी साइन ऑफ डेल थीटा बाय 2, इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो डेल थीटा बाय 2 है इज़ वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेट नेग्लिजिबल है, 0 के बराबर समझ लो। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, जिस कारण कि यहाँ पे भी साइन है, तो मेरी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। इसलिए मुझे 0 तो नहीं करनी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, साइन को मैं नेगलेक्ट कर लेता हूँ और नेगलेक्टिंग साइन, तो मेरे पास क्या बन जाता है, जो साइन डेल थीटा बाय 2 है वो डेल थीटा बाय 2 के बराबर हो जाता है। तो मेरे पास ये इक्वेशन बच जाती है, आर इक्वल्स टू टी डेल थीटा बाय 2 प्लस टी डेल थीटा बाय 2 प्लस डेल टी इंटू डेल थीटा बाय 2। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आर इक्वल्स टू 2 डेल टी बाय 2 प्लस डेल टी बाय 2, 2 डेल टी बाय 2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 2 टी इंटू डेल थीटा बाय 2 बचेगा प्लस डेल टी इंटू डेल थीटा बाय 2। यहाँ पे जो डेल टी इंटू डेल थीटा ये भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए मैं इसको भी नेगलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आई, टी इंटू डेल थीटा, मेरे पास आर की वैल्यू आई। उसी तरह से वर्टिकल फोर्सेस को मैं इक्वेट कर देता हूँ 0 के, तो मेरे को क्या मिलता है, वर्टिकल में मेरे पास क्या है, एक फोर्स ये है फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरे इसके कंपोनेंट्स फोर्सेस हैं। तो ये हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू टी प्लस डेल टी कॉस ऑफ डेल थीटा बाय 2 माइनस टी कॉस ऑफ डेल थीटा बाय 2, ये डेल टी है। तो यहाँ पे भी डेल थीटा बाय 2 बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर है। तो कॉस 0 यहाँ पे मैं इसको नेगलेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। ये 0 तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट 0 मान सकते हैं। तो कॉस डेल थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 के बराबर हो गया। तो एफ इज़ इक्वल्स टू टी प्लस डेल टी एंड माइनस टी। तो क्या है, एफ इक्वल्स टू डेल टी मेरे पास बच जाता है, और एफ किसके बराबर होता है, म्यू आर के बराबर होता है, म्यू आर इक्वल्स टू डेल टी। तो यहाँ से आर की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, आर इक्वल्स टू डेल टी बाय म्यू।
इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ, और जो मेरे पास पहले आई थी इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने से मेरे को मिलता है टी इंटू डेल थीटा इज़ इक्वल्स टू डेल टी बाई म्यू। यहाँ से डेल टी इंटू म्यू इज़ इक्वल्स टू डेल टी बाई टी। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मेरे पास मिला डेल थीटा इंटू म्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशंस ऑफ डेल टी बाई टी, डेल टी बाई टी, डेल टी बाई टी। अब जो मेरा जो टेंशन है वो वेरी कर रहा है 2 से T1 की तरफ। T2 कम है और T1 ज़्यादा है, तो जो इंटीग्रेशंस में लिमिट आएगी वो आएगी फ्रॉम T2 टू T1। यहाँ से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो थीटा इंटू म्यू आया इक्वल्स टू लॉग ऑफ टी रेज टू द पावर T1 T2। तो ये आया log ऑफ T2 माइनस T1 माइनस log ऑफ T2। तो थीटा इंटू म्यू इज इक्वल्स टू log ऑफ T1 बाई T2। एंड जब ये log इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू ई टेंस टू द पावर थीटा इंटू म्यू। यही थी हमारी डेरिवेशन जो मुझे प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।